Hello and welcome to part 2 of geography paper discussion with the holistic solution. And I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy. चलिए डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 को, जहां पर बात की जा रही है द टर्म which is used to define the temperature at which the water starts evaporating. It is known as. वो वाला पॉइंट आपको बताना है, क्या टर्म बोला जाता है जिस पॉइंट पर वाटर इवापोरेट होना शुरू हो जाता है. So the correct answer is latent heat of vaporization. ठीक है, vaporization होने लगेगा, वेपर बनेगा. This is the water. It will start become the vapor, यानी वाष्प बनेगा. और यहीं से जब ये वाष्प बनेगा, it will become the lighter. और लाइट होने की वजह से it will start evaporating and this is known as the latent heat of vaporization. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. It says condensation is influenced by which of the following. आपको बताना है इसमें से किस चीज से कंडेंसेशन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हुई हमें नजर आती है. यस, टेम्परेचर की वजह से. कंडेंसेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. टेम्परेचर अगर ठंडा नहीं होगा, कूल डाउन नहीं होगा, तो हमें कंडेंसेशन देखने नहीं मिलेगी. तो फर्स्ट इज करेक्ट. दूसरी बात की जा रही है प्रेशर. ठीक है. थर्ड इज द ह्यूमिडिटी. Totally right. And the volume of the air. So all of the above are correct. ठीक है. So ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंडेंसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. क्योंकि हमें करेक्ट आंसर चुनना था इसमें से, तो सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. चलिए मूविंग नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 53 is talking about the fog is a cloud with its base at or very near to the ground. चूज करना है आपको करेक्ट आंसर. तो क्या ऑप्शन नंबर 1 हमें यहां पर सही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 53 का? यस. फॉग क्या है? एक तरीके का क्लाउड होता है जो बिल्कुल बेस पे हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, याद रखिएगा हमें टेम्परेचर इन्वर्जन यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना. सो पहला तो सही हो गया. दूसरी बात कर रहे हैं फॉग कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन मिस्ट. नो, दिस इज रॉन्ग. यहां पर आ जाएगा आपका मिस्ट. मिस्ट बेसिकली कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन दी फॉग. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. लास्ट बात की जा रही है कि मिस्ट जो आप देखेंगे आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज इट फॉर्म्ड व्हेन द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट्स द क्लाउड कोल्ड सरफेस. सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1 and 3. Moving on to the next question, which is question number 54. Question number 54 बात कर रहा है consider the following statement about the types of cloud. ठीक है, और यहां पर आपको देखना क्या है, करेक्ट ऑप्शन को आपको यहां पर देखना है. बोल रहे हैं cirrus cloud look like cotton wool and are formed at the height of 4000 to 7000 meter. Is it right or wrong? No, it is wrong. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो सिरस क्लाउड फॉर्म्ड होते हैं लगभग एल्टीट्यूड पर जो होता है आपका 8000 टू 12000 मीटर. ठीक है. चलिए दूसरी हम बात करें क्यूमुलस. क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ 8000 टू 12000 मीटर. नहीं, हमें पता है 8000 से 12000 पे कौन दिखाई दे रहे हैं हमें? सिरस क्लाउड्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं. जबकि क्यूमुलस क्लाउड की बात करेंगे तो ये हमें दिखाई देंगे 4000 से 7000 मीटर की हाइट पर. लास्ट हमारे सामने आ रहा है स्ट्रेटस क्लाउड आर लेयर्ड क्लाउड कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई. यस, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. स्ट्रेटस क्लाउड एक लेयर का फॉर्म हमें दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से पैचेस में, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं स्काई में. और आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई रथ यहां से चलाकर लेके गया है. छोटे छोटे से पैचेस पूरे स्काई को कवर करते हैं. दिस इज द स्ट्रेटस क्लाउड. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट क्वेश्चन नंबर 55 इज टॉकिंग अबाउट? ये बोल रहे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट को कंसीडर करना है अबाउट द प्रेसिपिटेशन. ठीक है, बोल रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म precipitation in the form of the fine flakes of snow is called the snowfall. So is it right or wrong? Yes, it is right. कुछ भी गलत नहीं है. जब प्रेसिपिटेशन आप देखोगे कि यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री और बिलो यहां पे चला जाएगा, तो जो प्रेसिपिटेशन हमें सामने देखने के लिए मिलता है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलता है? स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में यहां कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट बोल रहे हैं स्लीट इज फॉरेन
frozen raindrop and frozen melted snow water. Yes, totally right. And the next is rain in the form of all small rounded solid particle of ice is called the hailstone. जब यही बर्फ क्या, जब यही पानी क्या हो जाता है, बारिश की बूंदें जो कि राउंड शेप की होती हैं, जब ये छोटे 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 फॉर्म में क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, राउंड और स्मॉल पार्टिकल्स ये बनाती हैं, तो इन्हीं को हम हेलस्टोन बोलते हैं। वहीं आपको स्नोफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, ये एक हेक्सागोनिकल शेप यहां पर बनाता है, सो दीज आर नोन एज दी स्नोफ्लेक्स। ओके, सो यहां पर करेक्ट आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 55 का क्या देखने मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, जो क्या बोल रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनर रिलीफ फीचर्स। बोल रहा है माइनर रिलीफ फीचर के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और बोल रहे हैं आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये बोल रहे हैं कि ग्योट्स आर लो आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स। इज इट राइट और रॉन्ग? ग्योट्स देखिए फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 56 की, तो आपको क्या देखने मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। दूसरी हम बात करें, एटॉल इज अ डीप वैली, नो बिल्कुल नहीं, एटॉल तो डीप वैली होते ही नहीं है, पहली लाइन के साथ ही ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सबमरीन कैनियंस आर फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, नो, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्यों? अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो एक जो सिंकिंग आइलैंड होता है, लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम फॉर यू हियर सो दैट यू विल बी हैविंग अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस, ठीक है। आपको क्या देखने मिलेगा, एक समझ लीजिए ये सिंकिंग आइलैंड है आपके पास, ठीक है, ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, यहां पर सिंकिंग आइलैंड के पास आपका एक रीफ जैसा कुछ डेवलप हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस विल नोन एज द एटॉल। नाउ व्हाट विल हैपन इन द थर्ड स्टेज, इन द थर्ड स्टेज यू विल फाइंड कि यहां पर ये बैरियर रीफ, ये बैरियर रीफ यहां पर क्रिएट हो जाएगी नियर दी दिस सिंकिंग आइलैंड, एंड लास्टली यू विल फाइंड कि ये जो सिंकिंग आइलैंड है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द अटॉल। तो दिस विल बी द फिनोमेना। तो अगर हम बात करें ग्योट्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्योट्स हमें यहां पर क्या देखने के लिए मिलेंगे, ये सेकंड फिनोमेना होता है, जहां पर क्या देखने मिलेगा आपको, जो टॉप होगा सी माउंट का, ये एक सी माउंट है जिसका टॉप ग्रेजुअली कैसा होने लगेगा, फ्लैट होने लगेगा, और यहां पर क्या देख पाएंगे आप, ग्रेजुअल सब्सिडेंस थ्रू द स्टेजेस, जो मैंने स्टेजेस अभी आपको डायग्राम में बनाकर दिखाई, इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज द ग्योट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो कोरल रीफ से नहीं, ये अटॉल्स के आसपास, इनके आसपास दिखाई देता है, जबकि हम अटॉल्स की बात करें तो ये लो लैंड फाउंड होते हैं, जो कि हमें टॉपिकल ओशन में दिखाई देते हैं, और ये कंसिस्ट करते हैं कोरल रीफ, और लास्ट में आप देखेंगे जो सिंकिंग आइलैंड है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एंड द लेफ्ट पार्ट बिहाइंड द सराउंडेड वन इज द एटॉल। लास्ट सबमरीन कैनियन, सबमरीन कैनियंस की बात कर रहे हैं तो ये डीप वैली होती हैं, और ये कटिंग आपको अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये स्लोप है इस तरीके से, तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, ये डीप कट फॉर्मेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सबमरीन कैनियंस। ओके, तो इसमें आपको आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 56। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की जा रही है कि इसमें से आपको डिसाइड करना है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, और चूज करना है आपको करेक्ट आंसर। सोचिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, लैटिट्यूड यहां पर इंपैक्ट करेगा, किसी भी जगह का लैटिट्यूड क्या है, वो किस रीजन्स में पड़ रही है, वो टेम्परेट का पार्ट है, वो टॉरिड का पार्ट है, ठीक है, या पोलर रीजन के आसपास पड़ रहा है, सन की रेजेस वहां पे किस तरीके से पहुंच पा रही हैं, तो ये डिसाइड करेगा जो टेम्परेचर है ओशन वाटर का वो किस तरीके से होगा। ओके, सो फर्स्ट आंसर लैटिट्यूड इज करेक्ट। दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 57 में, तो आपको देखने मिल जाएगा
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, टोटली राइट। देन अगर हम बात करें तो आप देखेंगे लॉन्जिट्यूड्स ना, भाई लॉन्जिट्यूड्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। देन प्रिवेलिंग विंड्स डेफिनेटली डिटरमाइन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठंडी हवाएं कहीं से चलेंगी तो ठंडा टेम्परेचर क्रिएट कर देंगी अपने साथ, या गर्म हवाएं चलेंगी तो उस जगह का मॉइस्चर अपने साथ उठा कर ले जाएंगे और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिलेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द ओशन करंट। तो देखिए हमें ऑप्शन दिख रहा है 1, 2, 4 एंड 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 58। बोल रहे हैं आपको ऐसे फैक्टर्स को डिसाइड करना है, डिफाइन करना है जो ओशन की सैलिनिटी को इंपैक्ट करते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर इवेपोरेशन, सपोज दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर और मैंने इसको यहां पे पानी से फिल कर दिया है, ठीक है। अब इसमें लगभग आप मान के चलिए कि मैंने 5% क्या मिला दिया, या 5% नहीं क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेट मी राइट कि मैंने 25 पर पार्टिकल पर मीटर यहां पर क्या मिला दिया है, सॉल्ट मिला दिया है। नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने आपको बोल दिया कि आप इसको क्या करिए, ओपन एरिया में रख दीजिए। नाउ द वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। When the water will start evaporating, what will happen? जो पीपीटी का लेवल है यहाँ पर, ये एज इट इज रह जाएगा। दैट मीन्स इवेपोरेशन होगा, और अगर यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है तो ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, ओशन की सैलिनिटी को इफेक्ट करेगा। लेकिन यही सिर्फ 25 पीपीटी और पानी इतना भरा है, लेकिन मैंने बोल दिया आपको कि भाई आप इसमें और पानी मिला दीजिए, आपने इसमें और पानी ऐड कर दिया, तो ये जो खारापन है ये कैसा हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स। द मोर द फ्रेश वाटर will be there in any particular area, the lower the salinity will be, always remember this. Third is the wind and the ocean current. ठीक है, किसी भी जगह से विंड का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि क्या हो पा रहा है, ट्रैवल कैसा हो रहा है पानी का, राइट क्या इवेपोरेशन की प्रोसेस को वो स्लो कर रहे हैं या स्पीड अप कर रहे हैं, दिस विल आल्सो डिसाइड बाय द विंड्स। एंड लास्ट इज द ओशन करंट, क्योंकि यही वाटर डेंसिटी के हिसाब से अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग जोन बनाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट द डेंसर द वाटर विल गो डाउन, दैट विल सिंक, एंड द लाइटर द वाटर विल कम अप। सो यहां पर हमें क्या ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नॉट आपसे पूछा जा रहा है किस चीज का यूनिट है, तो बहुत इजी है, हमें पता है कि जब हम नॉट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई आपने कई बार बोला होगा कि 3 नॉटिकल, 12 नॉटिकल, है ना, EEZ जोन्स की जब हम बात करते हैं तो हमने ऐसे नॉट कई बार सुना है। तो ये डिटरमाइन करता है हमारे स्पीड को। बात करें तो इस यूनिट का यूज किया जाता है नॉटिकल, जो डिनोट करता है kn को, और ये रिप्रेजेंट करता है 1.852 किलोमीटर पर आवर्स को यहां पर डिनोट करता है। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर। ये मैरीटाइम, एयर नेविगेशन और मेट्रोलॉजी की फील्ड में इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द स्पीड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 60th बात कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म इकोलॉजी। यस, द अर्नेस्ट हैकेल वाज द पर्सन जिन्होंने क्या करा था, ये जर्मन जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1869 में पहली बार ओक्योलॉजी शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 61 बात कर रहा है, आपको ये स्टेटमेंट दिया है, ये आपको डिसाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर हिमालयास, और यहां से हमें चूज करना है एक इनकरेक्ट सेंटेंस। कैसे बात की जा रही है, द कश्मीर हिमालयास आर फेमस फॉर द करेवास formation which are useful for the cultivation of saffron. Yes, these are very very important. करेवास बहुत important soils हैं। करेवा local language में एक flat topped body को बोला जाता है जो हमें कश्मीर पीर पंजाल वैली के पास देखने के लिए मिलती है। So option 1 is correct here. चलिए दूसरे ऑप्शन की यहां पर बात की जा रही है, दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड यमुना। नो, गंगा और यमुना तो बहुत दूर है, तो इसमें कौन सी रिवर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जी, आपको झेलम, चेनाब जैसी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की वो देखने मिल जाएंगी। तो ऑप्शन 2 यहां पर क्या हो जाता है, गलत। नेक्स्ट बात की जा रही है, द फेमस पिलग्रिमेज प्लेस
चारे शरीफ इज फाउंड हेयर डेफिनेटली। इसके अलावा आपको वैष्णो देवी भी यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, अमरनाथ की गुफाएं भी यहां देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। लास्ट बात की जा रही है, द झेलम रिवर in the valley of Kashmir is still in its youth stage and yet forms meander। हमें पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब नदियां अपना कोर्स चेंज करती हैं और जब वो अपने यूथ फॉर्म में आती हैं, so what will happen initially, they start forming the waterfalls and when they enter into the youth form they start forming the meander and the oxbow lakes and at the maturity stage आप देखेंगे कि डेल्टास का फॉर्मेशन होने लगता है। करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर द मोलासेस बेसिन। ठीक है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है और करेक्ट आंसर है हमारा मिजोरम। मोलासेस किस चीज को बोला जा रहा है? मोलासेस बेसिन हमें बेसिकली देखने मिलता है मिजोरम में, जो कि क्या हो रहा है आपको, यूजुअली ये मेड अप होता है अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट दैट आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। ठीक है, सो ये मोलासेस बेसिन हमें कहां देखने के लिए मिलेगा? मिजोरम और मणिपुर के आसपास रीजन में। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कि रिवर्स लाइक द श्योक, गिलगिट, नुब्रा, शिगार एंड आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। यस, हमें पता है दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसके अलावा आपको पता है बाकी की सारी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, सतलज ये भी देखने के लिए मिल जाएंगी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बात की जा रही है द झेलम इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस राइजेस वेस्ट ओके ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नहीं, ये वेरीनाग से निकलती है ना। ठीक है, ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, तो ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा यहां पर गलत। नेक्स्ट बात की जा रही है द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन द रकास लेक नियर मानसरोवर इन इंडिया। ये सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है रकास ताल के पास, इसीलिए ऑप्शन 3 सही है और ये हमें देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज रिवर महानंदा इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, जो कि कहां आपको देखने मिलेगी? इन दी दार्जिलिंग हिल, जो ज्वाइन करेगी गंगा को एज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पे गंगा को ज्वाइन करती है, तो वेस्ट बंगाल में ये गंगा को ज्वाइन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ऐसे फैक्टर्स को आपको देखना है जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, डेफिनेटली किसी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है वो हमारे एल्टीट्यूड में आ जाएगा। हमारा लैटिट्यूड क्या है आपको पता है कि हम कहां पे सिचुएटेड है, इक्वेटर के ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच से गुजरता है, विच मीन्स इंडिया का टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट हो जाती है एंड दैट डायरेक्टली इंपैक्ट आवर मॉनसून्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स में आपके जितनी भी माउंटेन्स हैं आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, कैसे भाई, यहां देखिए अरावलीज बने हुए हैं। अब यहां से हमारा जैसे ही मॉनसून एंटर हुआ, ठीक है, दोनों जगह से ये क्या करते हैं, यहां पर तो बारिश करवा देते हैं, लेकिन ये एरिया कैसे रह जाता है? डेजर्ट फॉर्म में रह जाता है। तो रिलीफ फीचर्स भी इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। दूसरा भी सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है? क्यों? क्योंकि समुद्र से दूरी जितनी होगी उतना ही मॉइस्चर विंड लेकर आ पाएंगे, अदरवाइज दे विल प्रेसिपिटेट इन बिटवीन, कंडेंसेशन बीच में ही हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, क्यों? हमें पता है गर्मियों की अगर हम बात करें तो लैंड कैसे होगा, जितनी जल्दी हीट अप होगा उतनी ही जल्दी कूल डाउन होगा, लेकिन अगर हम समुद्र की बात करें तो क्या होगा, ग्रेजुअली गर्म होता है और ग्रेजुअली ही
ठंडा होता है, रिजल्टेड इनटू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का सिस्टम देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से विंड्स यहां पर मूव करती हैं और इंडिया में मॉनसून और दूसरा सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की जा रही है ITCZ के बारे में। आपको सोचना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। इट इज अ हाई प्रेशर जोन, है ना, इसमें से हमें इनकरेक्ट देखना है। नहीं जी, ये क्या है, लो प्रेशर जोन बना देता है ना, intertropical convergence zone. Due to the shift of ITCZ, the trend wind of the southern hemisphere cross the equator between 40 to 60 degree longitude. ठीक है, ये सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ओनली वन। ये हमारा बनाता है ITCZ का फॉर्मेशन। यहां से विंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स दे डिफ्लेक्ट इन दिस वे एंड दे डिफ्लेक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे। नाउ व्हाट हैपेंड, यहां पर हमें एक लो प्रेशर सीन देखने मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी विंड जो मूव कर रही है वो कहां से कहां तक मूव करेगी, फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। तो यहां पे बनता है हाई प्रेशर जोन और यहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर जोन, जिसकी वजह से जब दोनों विंड जो ट्रॉपिक से आ रही होती हैं, व्हेन दे कन्वर्ट सो दे फॉर्म द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसी की वजह से आप देखेंगे जो सदर्न हेमीस्फेयर से क्रॉस करके इक्वेटर के बिटवीन में आप देखेंगे तो 40 टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, चलिए मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। टीक, साल, शीशम, हरा, महुआ, आंवला, कुसुम एंड द सैंडलवुड आर द ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। बताइए जी। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में इस तरीके के हमें फॉर्मेशंस, इस तरीके के ट्रीज देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट डेसिडियस कौन सा है, जहां पे वन जो अपने पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियां गिरा भी रहे हैं लेकिन मॉइस्चर भी सफिशिएंट है। तो हमें क्लियरली पता हो जाएगा यहां से 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो बारिश है वो कितने सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिलती है ना। तो इस तरीके के अगर आप फीचर देखोगे तो आपको कहां देखने के लिए मिल जाएंगे, बेसिकली आपको वेस्टर्न घाट या उड़ीसा के आसपास का जो रीजन है वो ऐसा देखने मिलेगा। वहीं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा ही बारिश हमें देखने के लिए मिलेगी। मैनग्रोव्स की बात करें तो हमें डेल्टास के आसपास ये बने हुए दिखाई देते हैं। वेस्ट बंगाल देख लीजिए, असम के आसपास का एरिया देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगे, मैनग्रोव्स दिखाई देंगे एंड दी गुजरात इटसेल्फ। नेक्स्ट, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट है तो हमें पता है यहां बारिश नहीं होगी, तो 50 सेंटीमीटर एंड बिलो। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास मॉइस्ट डेसिडियस। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। 68 बात कर रहा है डिफरेंट एक्ट की। आपको इसमें से इनकरेक्टली मैच यहां पर आइडेंटिफाई करना है। क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था? जी हाँ। यहां पर क्या डिसाइड किया गया था भाई, जो अवैध शिकार हो रहे हैं, जो इनके मांस या मीट वगैरह का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उसको बैन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम क्या लेकर आए थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरी बात की जा रही है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में लाए थे। टाइगर्स को एक प्रिजर्व करने के लिए, इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे हमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा था। सो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इज दी करेक्ट। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है उनको स्टैब्लिश करने के लिए, एलिफेंट्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उनके हैबिटेट्स को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे। एंड लास्ट इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2007। जी नहीं, ये 2002 में आया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Moving next, question number 69 is saying, consider the following statement related to black cotton soils in India. ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल को आपको बताना है और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये हमें देखना है। बोल रहे हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जब डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन ही कैसे हुआ, जब लावा इरप्ट होकर आया, और हमें पता है जब लावा धरती के अंदर से यहाँ पे बाहर आ रहा है तो इट कंटेन्स द आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम जैसी चीजें, जिसकी वजह से इसका कलर हमें किसका दिखाई देने लगा, डार्क कलर का दिखाई देने लगा। ये लावा कौन सा है, बेसाल्टिक लावा की ये क्वालिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं।
आई एम राइटिंग इट हियर। दूसरा बोल रहे हैं इट कैन बी वाइडली कट एज द ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस। नहीं, ठीक है, ये खासियत हमें रेड येलो सॉइल्स में देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे ये क्ले होती है, थोड़ी सी डीप होती है, इम्पेरेबल होती है, और जैसे इसको पानी मिलता है ये स्टिकी हो जाती है, और जैसे ही पानी नहीं मिलता इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाती हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट बोल रहे हैं दे आर फाउंड इन द कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जी हाँ, जहां जहां डेक्कन प्लेटी को एक्सपांशन आपको देखने मिलेगा उन सारी जगह पे आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी? ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि ब्लैक सॉइल की एक और खासियत है, इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास और लाइम जैसी चीजें यहाँ पर रिच होती हैं। सो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए कई बार इसे कॉटन सॉइल भी बोल दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बिलो इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर चूज करना है क्वेश्चन नंबर 70 में, ठीक है। इन May 1994 the World Conference on Disaster Management was subsequently called the Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safe World was conducted। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहे हैं टिल डेट इन इंडिया द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 1971 इज द डेडलीस्ट वन। डेफिनेटली राइट। नेक्स्ट दे आर सेइंग द IDNDR was launched by the United Nations General Assembly in 1985. No, the correct answer is 1987. So this is wrong. Last, the unscientific land use and construction activity in the fragile area are some of the disasters that are result of the indirect human action. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर आप IDNDR की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश ही किया गया था रिड्यूस करने के लिए। लगातार जो हमें नेचुरल डिजास्टर देखने के लिए मिल रहे थे उनको रिड्यूस करने के लिए INDR को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1987। Question number 71. The Talcher coalfield, very famous and very easy, is the Odisha. ठीक है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट है उड़ीसा के, और कहां पे देखने मिलती है आपको? ब्राह्मणी रिवर वैली में ये देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 72, क्या बात की जा रही है? देखिए, ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी डज नॉट लाई कंप्लीटली इन द हिमालयास। क्या जम्मू कश्मीर लाई करता? डेफिनेटली लाई करता है। सिक्किम लाई करेगा? आपको देखिए, जी हाँ, हिमाचल एरियाज में आपको देखने मिल जाएगा। उत्तराखंड? जी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पार्टली हिमालय में और पार्टली नदन प्लेन्स में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है लेक टिटिकाका इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। ठीक है, कहां पर है बताइए? क्वेश्चन नंबर 73। अगर हम लेक टिटिकाका की बात करते हैं तो ये लोकेट करती है ऑन द बॉर्डर बिटवीन नदन बोलिविया एंड सदर्न पेरू इन साउथ अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कंसीडर की जाती है हाईएस्ट कमर्शियल नेविगेशन बॉडी ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। सो आप ये भी इस पर्टिकुलर लेक के बारे में याद रखेंगे। क्लियर? चलिए 74 क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट माउंटेन रेंजेस विच आर स्प्रेड ओवर वन स्टेट ऑफ इंडिया। सिर्फ एक ही स्टेट में आपको देखने मिलेंगी। कौन सी है ये माउंटेन रेंजेस? जी अजंता। क्योंकि अजंता की जब आप बात करोगे तो आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही एक्सपांडेड है। ठीक है, और वो भी स्पेशली कहां पर? औरंगाबाद में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम सह्याद्रीज की बात करेंगे तो आप देखेंगे, या अरावलीज की बात कर ले तो आप सह्याद्री रेंज को देखेंगे कि स्प्रेड करती है कहां कहां? गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, वेस्टर्न घाट का पार्ट माना जाता है, और गुजरात महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और
गोवा कर्नाटका में इसका एक्सपांशन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अरावली की तो आपको ये कहां कहां देखने के लिए मिल जाती है, राजस्थान में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, हरियाणा में देखने के लिए मिल जाती है और दिल्ली में देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं जी सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा रेंजेस जो कि कहां पे देखने मिलेंगी, हमें मध्य प्रदेश में तो देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इसके साथ ये हमें एक जगह और है, दैट इज गुजरात, वहां भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज अजंता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं। द 4 o'clock शावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट। ठीक है, बताइए कहां पर आपको इस तरीके की बारिश देखने के लिए मिल जाती है 4 o'clock वाटर। जी इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, अगर हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं तो लो लैंड्स फीचर में ये काउंट किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 27 डिग्री देखने के लिए मिलेगा और हैवी रेनफॉल का एरिया है इक्वेटर जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है उतनी ही ज्यादा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश आपको एनुअल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब लगातार आपको बारिश देखने मिलेगी, इक्वेटर जोन पे भी बना हुआ है, लगातार ओवरहेड सन यहाँ पे देखने मिलेगा, रिजल्टेड इनटू एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो जो रेनफॉल मैंने आपको बताया, दिन में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे ही इक्वेटर पे थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस बढ़ने लगती है, कंडेंसेशन होने लगता है और 4 बजे के आसपास आप देखेंगे यहां पर बारिश हो जाती है, वेपर्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, 4 o'clock शावर। क्वेश्चन नंबर 76 बात की जा रही है, स्वामी विवेकानंद वॉज ओरिजिनली नेम नरेंद्र नाथ दत्त। हमें यहाँ पे क्या चुनना है, करेक्ट आंसर। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हिंदुइज्म टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सभी को पता है वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा और पूरे ग्लोबल लेवल में इंडिया को पहचान मिल जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर राइट। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चले जाते हैं। अंडर द आदर्श स्मारक स्कीम the selected places are provided with additional facilities like Wi-Fi। ठीक है, नॉट करेक्ट चुनना है इसमें से, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर एक्सेट्रा। जी आदर्श स्मारक स्कीम में ये सारी फैसिलिटीज देने की बात की जा रही है, तो पहला तो गलत नहीं है। अपनी धरोहर अपनी पहचान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। with the collaboration of Ministry of Culture and the Archaeological Survey of India, yes right, so neither one nor two, कुछ भी यहां पर गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, जहां पे बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट गांव बुरास विल बी कॉल्ड एज द गांव प्रधान्स। दूसरे बोल रहे हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ गांव बुरा इन महाराष्ट्र डेट बैक्स टू द कॉलोनियल इरा। हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है, दोनों ही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये जो गांव बुरास का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं बल्कि असम गवर्नमेंट का है। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो गांव बुरास हैं अब इनको गांव प्रधान बोला जाने लगेगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है गांव बुरा का असम में, ये माना जाता है कि ये कॉलोनियल पीरियड का है। ठीक है, सो महाराष्ट्र यहां पर नहीं होगा। बहुत माइन्यूट, बहुत इतना बारीक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इसको गलत भी कर सकते हैं। अगर हम क्लियर नहीं हो कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों पे सही टिक लगाकर आएंगे। ठीक है, 79 में बात की जा रही है, इन स्टेटमेंट को हमें देखना है विद द कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन कॉलोनियल इंडिया टू स्टडी मेडिसिन। यस, ठीक है, करेक्ट आंसर चुनना है। ये पहली महिला थी जिन्होंने मेडिसिन की स्टडी करी थी और इन्होंने डिग्री ली थी 1886 में, ये डिग्री लेकर आई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है, शी वॉज अवॉर्डेड द ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल डिग्री इन 1885। नहीं, मैंने आपको बता दिया ये ग्रेजुएट हुई थी मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल से ही, लेकिन जो ईयर था वो क्या था,
1886 और इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन वाराणसी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद द फ्रेंच असिस्टेंस। इज इट राइट और रॉन्ग? जी नहीं, इट इज रॉन्ग। इसको बनाया गया है जापान की सहायता के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 99% बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग फिट फॉर लेवल 3 ऑफ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जिसे बोला जा रहा है ग्रह। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 81, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हमें यहां पर करेक्ट आंसर देना है। बोल रहे हैं, देखिए कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पाई जाती हैं। बिहार में यस डेफिनेटली पाई जाती है। क्या महाराष्ट्र में पाई जाती है? यस बिल्कुल पाई जाती है। क्या आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पाई जाती हैं? बिल्कुल पाई जाती हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं पाई जाती। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 स्टेट्स हैं, एक तो बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा यूपी, देन आंध्र प्रदेश वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देन तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो ये 6 जगह हैं जहां पर आपको क्या देखने मिलेंगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। चलिए 82 में पूछा जा रहा है, इन स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है। बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स आर द एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, दूसरी बात हमारे सामने आ रही है क्वेश्चन नंबर 82 में कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 डील्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट। क्या सही होगा? जी ओनली 2 इज राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल हमें पता है 1978 में आया था और ये किस बारे में बात करता है? राइट टू प्रॉपर्टी को यहां पर क्या बोला गया कि नहीं, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और इसको पूरी तरीके से यहां से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है नेचर में? जी नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 83 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ फॉरेन एंड इंडियन सिटीजन्स? ठीक है, क्या प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस? बिल्कुल इनके पास ये राइट है। दूसरी बात की जा रही है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली यहां पर इनके पास ये अधिकार नहीं, सॉरी, ये अधिकार नहीं है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनके पास ये अधिकार नहीं है। लास्ट बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लायबिलिटी। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तो ये दोनों सिटीजन्स और फॉरेनर्स को इंक्लूड किए गए हैं, इनको दिए गए हैं। ऐसे कौन से राइट्स हैं जो दोनों के पास हमें देखने मिलेंगे? सबसे पहले बात की जाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के समक्ष आपको क्या दिया जा रहा है? इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं आपको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे बहुत सारे राइट्स हैं जो यहां पर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। वो कौन से होंगे? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex or place of birth, equality of opportunity in the matter of public employment, protection of 6 fundamental rights of freedom mentioned in the article 19 etc. Clear? 84 की तरफ चल रहे हैं। यहां पर हमें करेक्ट मैच देखना है। क्या बोल रहे हैं कि राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 46 में दी गई है? नहीं जी, आर्टिकल 45 में दी गई है। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बात की जा रही है। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 28, नो इट्स 29। एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239, यस दिस इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ओके। दूसरी बात की जा रही है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, यस करेक्ट, जिसमें क्या बात की गई थी, सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट यहां पर बना दिया गया था और इंडियन यूनियन ने ओमिट कर लिया था यहां पर 10th शेड्यूल। थर्ड 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973, जिसने किस बारे में बात की थी कि यहां पर इंक्रीज जो है नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545 किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑल ऑफ द अबव। 86 की बात करते हैं, बोल रहे हैं ला नीना इज अ क्लाइमेट पैटर्न व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कोल्ड वाटर एट द ओशन सरफेस फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडोनेशिया। यहां पर ये करेक्ट है या नहीं? नहीं, क्यों? यहां पर आप देखिए वार्म वाटर आ जाएगा। जब ये वार्म वाटर क्या होता है, ब्लो होता है फ्रॉम दी साउथ अमेरिका टू इंडोनेशिया, तब हम क्या बोलते हैं, ला नीना है। A heat dome is created when strong high pressure atmospheric condition combined with weather pattern like La Nina. Yes, option number 2 is correct. तो आंसर हो जाएगा only 2. क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। बात की जा रही है नामदाफा नेशनल पार्क असम में है या नहीं, आपको बताना है करेक्ट क्या होगा। ठीक है जी, नहीं असम में नहीं है, हमें देखने मिलता है अरुणाचल में। नेक्स्ट बोल रहे हैं नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। और इंताकी नेशनल पार्क मिजोरम, नो, इट इज इन दी नागालैंड। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहां पर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर आपको चूज करना था, तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास नवेगांव नेशनल पार्क, ओनली 2। 88 की बात करें, 88 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या देखना है आपको, इस स्टेटमेंट को देखना है रिगार्डिंग द टाइगर नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। बोल रहे हैं कि इट वाज नोटिफाइड एज 45 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, नहीं 45 नहीं है जी, ये है 46। इट इज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र, नो, इट इज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र, सो नाइदर 1 nor 2 will be the correct answer of this question. Next, which of the following is are the benefit of digital fertility map? ठीक है, it can help farmer to decide which crop they should grow in the particular area for the better gain. Yes, एक clear idea मिल जाता है मैपिंग के थ्रू। फार्मर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी क्रॉप लगानी है अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल एंड क्लाइमेट, डेफिनेटली राइट। फार्मर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नई क्रॉप्स को विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फर्टिलिटी मैप। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप की मदद से क्या बारिश होने वाली है, कितना प्रेसिपिटेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, क्रॉप किस तरीके की यहां पर लगानी चाहिए, दे कैन सर्वाइव बेटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं अंडर व्हाट, इन द डिजिटल मैपिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90th, एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट cryptogamic garden was inaugurated? Yes, correct answer is Dehradun. Very flat question this is. Next, which of the following statement is are correct regarding central bank digital currency? It is a legal tender issued by the not central government, by the central government. It has the same functional capability as the fiat currency, बिल्कुल fiat currency जैसे ही इसके पास पूरे राइट होते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी है इसके पास fiat currency बनने की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, अगर हम स्कीम की बात करें तो दिस स्कीम विल गिव इन्वेस्टर्स द फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन वन प्लेस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपको इनकरेक्ट देखना है तो पहला ऑप्शन तो यहां से गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं, थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम एन इन्वेस्टर वुड बी एबल टू बिड इन GSEC ऑक्शन एंड बाय देम इन द सेकेंडरी मार्केट एज वेल। डेफिनेटली करेक्ट, दे कैन डू इट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जहां बात की जा रही है आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के हिसाब से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चुनना है। बोल रहे हैं जब हम IFCA की बात करें तो ये एक यूनिफाइड
अथॉरिटी है जो डेवलप करती है और रेगुलेट करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन इंडिया. इज इट राइट और रॉन्ग? यस, दिस इज द होलसेल अथॉरिटी. सो आंसर 1 इज करेक्ट. दूसरी बात की जा रही है, the main objective of IFCA is to develop a strong global connect and focus on the need of the Indian economy. Yes, ये रेगुलेट करती है और इसका पूरा ध्यान रखती है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट बन सके. किस तरीके से? इंडियन इकोनॉमी के लिए. इसके लिए रुपीस को यहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 2. 95 की तरफ चलते हैं. बोल रहे हैं भूटान हैज बिकेम द सेकंड कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड. इज इट करेक्ट? नो, नॉट द सेकंड, इट इज द फर्स्ट कंट्री बेसिकली. ठीक है, जिसने इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर क्यूआर कोड के थ्रू इसको यहां पे अलाउ किया है. नेक्स्ट बोल रहे हैं, जब आप देखेंगे यूपीआई स्टैंडर्ड्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अलाउइंग यूजर टू ट्रांसफर मनी ऑन रियल टाइम बेसिस. डेफिनेटली राइट. ठीक है, इमीडिएट ट्रांसफर आपको यहां पे देखने मिल जाएगा यूपीआई के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ट्रांसफर भी बोला जाता है. Why? Because you don't have to wait for the credit. Like if I am sending some money to you, you will get in the real time the time I will forward it to you. So you don't have to wait. It will directly, immediately reflect in your bank account. Question number 95. हमें फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं हमारे, उसके बारे में करेक्ट आंसर यहां पर देखना है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हम बात करते हैं तो दे आर asset denomination in a foreign currency that are held by the central bank. correct? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इसमें इंक्लूड होती है फॉरेन करेंसीज, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड द अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बिल्कुल राइट. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम बात करें तो दे आर नॉट ओनली यूज्ड टू बैक लायबिलिटी बट आल्सो इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी. यस, द मोर गुड फॉरेक्स रिजर्व यू हैव, व्हाट विल हैपन कि आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको उसी हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. तो ये भी करेक्ट होगा एंड करेक्ट आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं. ये बोल रहे हैं आपको क्या करना है, यूनाइटेड नेशन के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर निकालना है. बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन हैज अवॉर्डेड चाइना विद अ मलेरिया. नो, डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन विल नॉट डू दैट. दिस इज अ वर्क ऑफ WHO. ठीक है, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया है WHO ने, बहुत क्लियर है. तो ऑप्शन 1 तो यहाँ पर नहीं आएगा आपका. In 2019, एल सल्वाडोर रिसीव्ड द मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन. ठीक है, नहीं 2019 में नहीं, देखिए ना 2020 में ये अवार्ड दिया गया था. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 97. क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ताइनाविन 1. ताइनाविन 1 एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है जिसको लॉन्च किया है किसने, चाइना ने. बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर. दूसरी बात की जा रही है कि इस मिशन के अंदर क्या किया जाएगा, चाइना सेंड अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट टू वीनस. नहीं, वीनस पे नहीं, ये बात कर रहे हैं मार्स पर पहुंचाने की. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली. 98 is talking which of the following statement is are correct regarding आर्टेमिस 1. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आर्टेमिस 1 से तो क्वेश्चन आना निश्चित है, समझ लीजिए. बोल रहे हैं आर्टेमिस 1 विल बी अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट ऑफ द ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड SLS रॉकेट. राइट और रॉन्ग? बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा बोल रहे हैं अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम ESA हैज एम्ड. नो ESA, इट्स NASA. NASA has aimed to land the first women on the moon in 2024 and also establish sustainable lunar exploration programs by 2030. तो आपको ये डेट्स यहाँ पर याद रखनी होगी. हो सकता है मून की जगह आपको जुपिटर या किसी भी दूसरे प्लैनेट्स का नाम मिल जाए. This year might also change, so be very careful. Moving on to the question number 99. बोल रहे हैं आपको मंकी बीवी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा. सो व्हाट दे आर सेइंग, मंकी बीवी की जब बात की जा रही है तो ये एक अल्फा वायरस है, एक इजोनेटिक है मैक्स में. द वायरस इज जनरली ट्रांसमिटेड वाया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट.
ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ बॉडीली फ्लूइड सिक्रीशन। थर्ड ऑप्शन आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है, बीवी हैज अ propensity to invade the central nervous system when transmitted to human. So what will be the correct answer? Correct answer यहां पर हमें चूज करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर जो ऑप्शन डी है, ये सारी चीजें बी वायरस, मंकी बीवी वायरस के बारे में करेक्ट है। इंटायर इंफॉर्मेशन आपको ये 3 पॉइंट्स में मिल चुकी है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन which talks about NASA will launch its volatile investigation polar exploration rover और वाइपर इन 2024। नहीं, 23 में इसको लॉन्च करेगा, तो पहला ऑप्शन तो यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं दिस मिशन विल हेल्प टू गेट अ क्लोजर व्यू ऑफ मार्स। नो, दिस विल गिव अ क्लोजर व्यू ऑफ मून्स। मून के साउथ पोल के बारे में हमें यहां जानकारी देखने के लिए मिलेगी, तो यहां पे ना ही ऑप्शन 1 ना ही ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस, द रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो हमारे ज्योग्राफी पेपर 1 से रिलेटेड थे। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही हैं विद द नेम ऑफ परीक्षणम, यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में, जिसके लिए आप सारी जानकारी ले सकते हैं यहाँ नीचे दिए गए नंबरों पे, विच इज फॉर भोपाल ब्रांच इज 9522 055 0553, and for the Indore branch you have the number 9522 0551. Okay, so this is it for today. आगे आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल करने के लिए डू विजिट राउस अकेडमी और ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स। सो दिस इज इट, थैंक यू एंड बाय बाय।